उसके लिए सबसे पहले मैं शाही इमाम साहब, मेरे पड़ोसी हैं, और खास तौर पे उस्मान, जो उसकी मेहनत पिछले कुछ सालों से लगातार उसने जो मेहनत की है उस्मान ने। कभी उनके दादाजी का नाम याद होता था लुधियाना में, और उस नाम के रुतबे को उन्होंने बनाया और आपने आज यहां आके दिखाया। मैं एक शेर के साथ एक शायर बोल रहे थे, मैं शायर नहीं हूं, मुझे उनकी बातों से थोड़ा सा बल मिला, मैं भी कहूं। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उस्मान जी और शाही इमाम जी, हबीब जी और बहुत सारे साथी, हमने बना लिया है फिर से नया एक आशियाना, हमने बना लिया है फिर से नया एक आशियाना, जाओ ये बात फिर से किसी तूफान से कह दो। बहुत अच्छे, जाओ फिर ये बात किसी तूफान से कह दो। बहुत ये एक चैलेंज है, आज जरूरत है चैलेंज। सुकून में तो हर कोई जी लेता है, संघर्ष में जीने का मादा भी होना चाहिए। और मैं रोज अपने साथियों से बात करता हूं, और कल अचानक ही एक इंटरव्यू देखने को मिला दिलीप कुमार का। उसने आज से 50 साल पहले बात कही होगी, पुराना इंटरव्यू है, और वो कह रहे क्या कहा इंटरव्यू में कि जब मुझे फिल्म में लिया गया तो मैंने पहली प्रार्थना ये की, ये ताकीद की कि मेरा नाम पोस्टर पे लिखा ना जाए, नहीं तो मेरे वालिद बहुत गुस्सा होंगे, मारेंगे। वो एक समय था अदब का, अपने पिता की बात को भी बनाए रखना और अपने जुनून को भी। मगर आज जो हालात है देश के, आज तो मैं हैरान होता हूं कई बार देखने के बाद कि आप जब इस रूप में अपने स्वरूप पे नजर आते हैं, मैं हैरान होता हूं कि इतने सख्त, इतने खतरनाक हालातों में आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह से मुकाबला। जरूरत है इसी की, आज इसी की जरूरत है हमें, इसी तरह के मुकाबला करने की। और ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं वो कौम भी रोज मर रही है, और मरने के बाद उसके भी केस दर्ज नहीं होते, उसके केस दर्ज नहीं होते। किसी किसी की मिन्नत करके अखबार में छोटी सी खबर हम लगवा लेते हैं, और कैसे कैसे केस दर्ज नहीं होते। एक केस हुआ भारत में, मां बाप ने एक बेटी को मारा, बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर केस की बात कर रहा हूं, तलवार परिवार की। बेटी को मारा और कोर्ट से बरी हो गए, मगर दूसरे कोर्ट ने अपने आप कहा कि हम 4 लोग मौजूद थे एक रात कमरे में, एक घर में, 2 मर गए, तो 2 के कातिल कौन है? जो 2 बाकी बचे, इनमें से कोई कातिल है। कोर्ट ने यह बात कही। मगर बिहार के 58 दलितों का मामला आता, 58 दलितों का, जिसमें बच्चे भी कत्ल किए गए, उसको हाई कोर्ट बरी करता है। 58 लोगों के मामले में बरी, और एक लड़की के केस में कहता दोबारा फाइल खोल दो। समा इतना खतरनाक है। फाइल जाती है, हमारा विश्वास भी कभी कभी बनता है कि देश है, सरकार है, संविधान है, कुछ होगा तो वहां जाएंगे, मगर पता चलता है कि हम इंसान है ही नहीं।
भारत में हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जातियों पैदा होती है, यहां इंसान पैदा नहीं होता। अलग अलग मत पैदा होते, पंथ पैदा होते हैं, अलग अलग धर्म पैदा होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते। और इसीलिए जिसको कहा जाता है कि इंसाफ करने वाला होगा जो कोर्ट में जज की कुर्सी पे बैठेगा, उसी से हमें इंसाफ नहीं मिलता। आज वो समय है, उसको आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, मगर हमने वो हालात पैदा कर दिए हैं। वो हालात पैदा करने में अपने बचपन की बात कह रहा हूं। अभी खेला करते थे फुटबॉल, अभी नहीं लगेंगे, अभी खड़े होंगे तो लगेंगे कि नहीं कि कभी फुटबॉल खेला होगा। इनके और दूसरे भाई भी थे, वो भी खेला करते थे। स्कूल था हमारे घर के पीछे, वहां इकट्ठे होते थे। मैं भी कभी कभी जाया करता था, खिलाड़ी नहीं था क्योंकि मुझे जाने की इजाजत कभी कभी मिलती थी। फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 15 रख लिए जाते हैं सब्स्टिट्यूट। मुझे तो 16वां भी रखते थे, मगर जाता था मैं देखने। वाल्मीकि समाज के भी बच्चे होते थे, आगे ईसा नगरी, वहां से भी लड़के आया करते थे। और हमारा मोहल्ला सिखों का है, सिख बच्चे भी होते थे। मुझे उसका फायदा हुआ 16वें खिलाड़ी का। अगर मैं खेलता इनके साथ तो शायद फुटबॉल कोई समझता, गोल कोई समझ पाता, मगर बाहर खड़े होकर जो मैंने सीखा कि ये जो 11 खिलाड़ी खेलते थे, इनमें कभी कभी तकरार भी होती थी, कभी कभी कंधा भी लगता था, जोर से गिर जाता था, लड़ते भी थे, मगर कभी मुसलमान और हिंदू नहीं बनते थे, केवल खिलाड़ी लड़ते। जो मैंने नोट किया, 16वें खिलाड़ी के तौर पे लड़ते थे और दूसरे में फिर इकट्ठा होते थे। ना उसमें कोई सिख होता था, ना उसमें कोई मुसलमान, ना ईसाई, ना वाल्मीकि, सिर्फ खिलाड़ी होते थे। हम उसी देश को दोबारा जीना चाहते हैं, उसी देश में दोबारा जीना चाहते हैं, और इसीलिए मैं यहां मौजूद हूं। और मुझे उस्मान ने फोन पे मैसेज किया कि आपने आना है इस प्रोग्राम में, और कहा कि रात 10 बजे आना है। मेरे लिए वो बड़ा अदब नहीं था कि मेरा यहां भाषण होगा। मेरे लिए वो अदब था कि जब मैं मंच पे आया, मुझे वहां से उस्मान लेके आया और मेरा तारुफ कराया उसने कि हमारे चचा हैं। ये तारुफ बड़ा था। यहां वीआईपी तो बहुत आते हैं, मगर उनके दिल जुड़े हुए नहीं होते। हमने अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया पिछले अक्टूबर में, और मैंने अपने लोगों से यही सवाल किया कि बताओ मुसलमान दुश्मन क्यों है? क्योंकि बहुत भरा हुआ है दिमाग। मुसलमान नाम आते ही लगता है कि सारा उग्रवादी है, सारे ही आतंकवादी है, दुश्मन है। मैंने पूछा अपने लोगों से भी क्यों है? उसने कब हमारा बाजू पकड़ के स्कूल जाने से रोका? कब किसी तरक्की में हारे आओगे उसने अपना पांव अड़ाया? बताओ, इतिहास याद करो पूरा। पूरे हाल में से एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ कि बता सके कि कौन सी दुश्मनी। हम सारे लोग केवल प्रचार के मारे हुए हैं, प्रचार के। मेरे दोस्त हैं रवीश एनडीटीवी से, इन दोनों वो एक सुझाव दे रहे हैं, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। इन दिनों वो सुझाव दे रहे हैं कि 2 महीने के लिए टीवी देखना बंद कर दो, खास तौर पे खबरों वाला टीवी देखना बंद कर दो, क्योंकि वो आपका दिमाग चलने नहीं देता, वो आपके दिमाग को खुद चलाता है। वो चला रहा आपके दिमाग को, आपका दिमाग नहीं वो चलने दे रहा। वहां बैठ के झूठी बहस करवाते हैं। मेरे से भी कई बार होता है। मैंने किसी टीवी डिस्कशन में जवाब देने से पहले एक सज्जन का
मैंने धन्यवाद कर दिया तो एंकर ने मुझे कहा आपने तो सारी बहस ही खराब कर दी। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे आपने धन्यवाद नहीं करना था, आपने चीख के उसके पीछे पड़ना था, क्योंकि हमने यही परोसना है लोगों को। आपकी लड़ाई तो दिखानी है और आपने धन्यवाद कह के बात शुरू की तो बात खत्म हो गई। हमारी टीवी का जो मसाला वो बनेगा नहीं। मुझे भी यही, जब मेरी शुरुआत हुई तो ऐसी नहीं थी जैसी बात मैं आज कह रहा हूं। मेरी शुरुआत हुई तो मुझे डलट जो लिटरेचर है वो पढ़ने का अवसर मिला। उन किताबों को पढ़ा जो गर्म कलमों से लिखी गई थी। मेरा भी जहन बनना शुरू हुआ कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है। मेरे दिमाग में भी ये आना शुरू हुआ। मगर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो मुझे लगा कि नहीं, सारी दुनिया दुश्मन नहीं है। जब तक मेरा नजरिया दुश्मन देखने का है तब तक सारे दुश्मन नजर आएंगे। और जिस दिन मैं दोस्त ढूंढने शुरू करूंगा तो गिनती नहीं गिन पाऊंगा, इतने दोस्त आ जाएंगे। नजरिया बदला। और कहां से बदला? एक कांड हुआ, अग्निकांड हुआ हरियाणा में, गोहाना, और पंचायत हुई, महापंचायत हुई जाटों की। उसी में से एक समूह नौजवानों का निकला, उसने वाल्मीकि बस्ती को आग लगाई। हम लोग यहीं थे, लुधियाना ही थे उस दिन। बहुत साथियों से बात की। मैंने अभी कहा टीवी नहीं देखना। हरियाणा के जितने भी एमएलए थे हमारे, जितने मंत्री थे, सबको फोन किया। एक एक बार सबने फोन सुना, अगली बार उनके स्विच ऑफ हो गए। कोई बचाने नहीं आ रहा था। और उस वक्त कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? मीडिया के कुछ अच्छे लोग खड़े हुए हमारे साथ। उन्होंने जो इतनी न्यूज बननी थी उसको पूरा एक ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। और मैं जब सुबह तक पानीपत पहुंचा, क्योंकि गोहाना मीटिंग नहीं ले सकते थे, पानीपत में मीटिंग बुलाई तो मेरे कान में एक ही बात आ रही थी रात से, सुबह से, कि जाट पंचायत ने आग लगाई, जाट पंचायत ने आग लगाई, यानी वाल्मीकि वर्सेस जाट लड़ाई हो जाए। पर उसी देर में एक फोन आता मुझे थाने से, गोहाना के थाने से। दो साथी खड़े हैं वहां, एडवोकेट। वो कह रहे रावण जी, अब जब मीडिया आपसे बात करे तो रात हरियाणा के आईएएस अफसरों ने कहा है कि वाल्मीकि बस्ती जिसको आग लगी वो क्रिमिनल का अड्डा था, और हम पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, हमने रिकॉर्ड निकलवाया है। वाल्मीकि बस्ती के अभी तक केवल 2 एफआईआर निकली, केवल 2 एफआईआर, वो भी सिंपल, जो आम पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है। कह रहे अब आप चैलेंज से कहना कि साबित करो ये अपराधियों का अड्डा कैसे है। केवल 2 एफआईआर। और फोन करने वाला कौन था? वो भी हरियाणा का एक जाट था। हरियाणा का एक जाट ही था जो थाने से मुझे फोन कर रहा था कि आप चैलेंज करके कहो कि आपकी बस्ती क्रिमिनल का अड्डा नहीं है। नजरिया बदलता है, नजरिए को बदलने की जरूरत है। दलित लिटरेचर जितना भी है वो सारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। उस्मान जी मौजूद थे हमारे पिछले सेमिनार में। हमारे बच्चे, कोई 1500 बच्चा उसमें भाग लेता सेमिनार में एजुकेशन के। और उसमें टीचर कौन आए? बिहार के एक ऐसी जगह से टीचर आया जिसके बाप दादा एक बड़े मंदिर के पुजारी रहे हैं, और वो टीचर हमारे मंच पे मौजूद था हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए। जब नजरिया बदलता तो दोस्त बहुत सारे नजर आते हैं। बस बचना यही है कि वो जो टीवी की बहस करवाना चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम का दंगा हो जाए, उससे बचना। वो उनकी वोट की राजनीति है, उनके जीतने का तरीका है, डराने धमकाने का तरीका है। अगर उस समय तक आपने सब्र बना के रख लिया
ये सब्र बना के रख लिया अगर आपने, तो हम देश में जो कहते हैं कि हमें बिना पूछे कपड़ा नहीं पहनना, हमें बिना पूछे खाना नहीं खाना, जो सब कुछ कह रहे हम तय करेंगे आपके लिए, उनको जड़ से उखाड़ देंगे अगर आपने सब्र बना के रखा। जड़ से उखाड़ देंगे। हम पूरी जगह, हमारी कोशिश है, मगर एक कोशिश हमने सबने मिलकर करनी कि दंगा ना हो जाए। कोई मुझे कंधा मार के निकल जाए तो मैं उसे एक जो मैंने फुटबॉल खिलाड़ी की बात की थी कि खिलाड़ी था उस रूप में देखूं, उसको अगर मैंने किसी जाति के रूप में देख लिया तो ये जो ताकत आज इकट्ठा की है, ये केवल शेरो शायरी नहीं है। मैं सुन रहा था जो अंतिम बात कही, वो अंतिम बात ही सबसे बड़ी है। दो हथियार है हमारे पास, दो हथियार जालिम से लड़ने के लिए। एक शिक्षा जो अंतिम लेनी थी आप, पढ़ाई, और दूसरी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमें वोट का अधिकार। ये दो हथियार हैं जिसका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई ताकत नहीं कर सकती। जब बटन दबाओगे तो वहां गुस्सा निकाल लेना, जितना निकालना है वहां निकाल लेना। बटन दबाते हुए सड़क पे गुस्सा नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो बार बार छेड़ते हैं। देखो वो गा गा के भिखारी की तरह पैसे मांगने वाले, नाचने वाले नंगे भी हो जाते हैं। अगर उनको कहा जाए कि हमारे मंच पे नंगे होके नाचना है, पैसे के लिए नंगा भी हो जाते हैं। और वो कहता कि अजान की आवाज मेरी नींद खराब करती है। देखो, और इनको हम कहते हैं दानिश है, ये इनको कहते हैं समझदार लोग हैं। मेरे ख्याल से, मुझे पूरा अंदाजा नहीं, शायद 2 या 2.5 मिनट में अजान खत्म हो जाती है। 2-2.5 मिनट में पूरी रात जागरण चलते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरी नींद जागरण खराब करता है। पूरी रात बड़े डीजे लगा के कोई नहीं कहता। 10 दिन रामलीला चलती है, किसी ने प्राय नहीं उठाया कि 10 दिन हमारी नींद खराब होती है। वो जानबूझ के हमें छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं। मुझे भी मेरे साथियों ने कहा, गोहाना की और 2-3 लड़ाइयों के बाद मैंने लड़ना बंद कर दिया। मुझे मेरे साथियों ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी समझ कहती है कि मैंने लड़ने का तरीका बदलना है। साथियों ने ज्यादा जोर दिया, कुछ ने कायर भी कहा कि कायर हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं। मैं पूरे भारत में अकेला गाड़ी लेके घूमता हूं, कोई गनमैन नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं मेरे पास। अकेले पूरे भारत में बिहार तक चले जाता हूं, तो डरपोक नहीं हूं। डर है मुझे उनका जिन बच्चों के मैं शिक्षा सेमिनार करता हूं। वो जो पौधे लगा रहा हूं मैं, डर मुझे उनका है कि अगर मैं लड़ूंगा तो वो बच्चे भी सड़क पे आ जाएंगे। वो बच्चे सड़क पे आएंगे तो मैंने जो सपना देखा कि 10 साल बाद मैं अपनी कौम को बदला हुआ देखूंगा, वो मैं देख नहीं पाऊंगा। इमारत बनती है तो केवल इमारत नहीं बनती, कचरा भी निकलता, ईंट टूटती भी है। तोड़ता मिस्त्री हमारे सामने तोड़ता है, तोड़ के लगाता है। हम कई बार कहते हैं कि जितनी ईंट तुमने लगानी उतने नीचे पड़ा था, वो फिर भी तोड़ के लगाता है, पर इमारत बन जाती है। और अगर मैं सारी ईंटें लेके सड़क पे लड़ने आ जाऊं तो सारी ईंटें टूट जाएंगी, इमारत भी नहीं बनेगी। सारी ईंट टूट जाएंगी और इमारत भी नहीं बनेगी। इसलिए छुटपुट घटनाएं होंगी, कुछ ईंटें तोड़ी जाएंगी, कुछ लोगों के सिर फोड़े जाएंगे, मगर सब्र बना के रखना है। बटन दबाते हुए बदला ले लेना, देरी नहीं है, देरी नहीं है। और फिर दोबारा कह रहा हूं कि 2 ही हथियार हैं, वोट और तलवार।
इससे बड़ा दुनिया का कोई हथियार नहीं, कोई हथियार नहीं इससे बड़ा। और जिस दिन ये हमारे हाथ में आ गया, उस दिन नाज़िम भी हम होंगे, फैसले भी हम करेंगे। फिर कौन सी ताकत हमें रोक पाएगी? और रोकना चाहते हैं। शिक्षा की बात रोकी जा रही है। पूरे देश में कह रही बहुत समझदार लोगों का, कैडर लोगों की पार्टी सत्ता में आई है, कैडर लोगों की। और शिक्षा मंत्री किसे ढूंढा? जिसने +2 पास किया, वो यूनिवर्सिटियों के मंत्री। और उसने क्या किया? आपको तो जेएनयू दिखाई दे रहा है ना केवल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 400 करोड़ रुपए आता था हर साल, शिक्षा के लिए, टीचरों की तनख्वाह के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, लैब और लाइब्रेरी के लिए 400 करोड़। और इस सरकार ने आते क्या किया? कह रही 100 करोड़ मिलेगा, 300 करोड़ बच्चों से इकट्ठा कर लो। कहां से आएगा? कौन बच्चा देगा? जेएनयू का क्या मसला है? पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, किसी बच्चे ने पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, किसी बच्चे ने भी। क्या था असल में? असल में दिक्कत यह है कि 220 रुपए फीस है जेएनयू की। दिक्कत यह है कि एक गरीब किसान का बच्चा जिसका घर कच्चा है, उस किसान का बच्चा कन्हैया जेएनयू में पहुंच जाता है और जेएनयू का प्रेसिडेंट बन जाता है। दिक्कत यह है कि 220 वाली यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, 2 लाख वाली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 2 लाख वाली यूनिवर्सिटी होगी तो क्या होगा? मेरा और आपका बच्चा नहीं जाएगा। हम जो कंपनियां बुला रहे हैं बाहर से, कंपनियां आए यहां, उन कंपनियों को अनपढ़ लेबर भी तो चाहिए, उसका इंतजाम हमारी सरकारें कर रही है, अनपढ़ लेबर का इंतजाम। हम इसलिए सेमिनार करते हैं बच्चों को। हमारे बच्चों की बहुत शिकायतें होती हैं कि मुझे किसी ने चूड़ा कह दिया, मुझे किसी ने भंगी कह दिया। उन बच्चों को शांत करते हैं। लास्ट एक उदाहरण देकर बात खत्म कर रहा हूं। दिल्ली हमारे सेमिनार में दीवान जी आए, एनडीटीवी के सीईओ रहे किसी समय। बच्चों ने यही शिकायत उनके आगे रखी। वो कह रहे तुम तो आम आदमी की तरह दिखाई देते हो, तुम्हें कोई चूड़ा भंगी कहता तुम्हें गुस्सा लगता है। वो कह रहे मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूं, मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखते ही लोग सिर्फ चौकीदार की नौकरी तय करते हैं, चौकीदार की। वो थोड़ा सा नेपाली तिब्बती चेहरा है। और कह रहे जब मैं अपने घर से आया था, केवल किराया था मेरे पास, मैंने आके मेहनत की, पढ़ना भी शुरू किया, होटलों पे काम भी किया, मैगजीनों पे उनकी प्रूफ रीडिंग का काम भी किया, और करते करते इंडिया के सबसे बड़े चैनल का सीईओ बनना अपने आप में एक अद्भुत चीज। वो कह रहे किसने पढ़ाया मुझे? एजुकेशन ने, शिक्षा ने। ये सबसे बड़ा हथियार है। तो बोर्ड और कलम, इस पे यकीन रखो। सड़क पे उकसाएंगे बहुत लोग हमें, बहुत लोग उल्ट पुल्ट शब्द कहेंगे, मगर हमें उस उकसावे में नहीं आना। मैंने इसीलिए फुटबॉल टीम से बात शुरू की थी कि फुटबॉल टीम में ये परिवार था, अकेला ही परिवार है हमारे मोहल्ले में, अकेला परिवार, बाकी सारे सिख परिवार है, 8-10 वाल्मीकि घर हैं, आगे ईसा नगरी के बच्चे हैं, सारे मिलके खेलते थे, सारे लड़ते भी थे, मगर लड़ते थे खिलाड़ी बन के, कभी जाति और धर्म बन के नहीं लड़े। और ये बात याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।